हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और क्यूआर को देखकर स्कैन करके पत्रम पुष्पम सहयोग भी कर लें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज हर्ष कुमार जी, और हर्ष कुमार जी जो है वो ऐसी खबरें लेके आए हैं कि दिल बैठा जा रहा है। बता रहे हैं कि साहब की अभी तक तो विदेशी यूट्यूब चैनल ही बंद हो रहे थे, सुना देशी यूट्यूब चैनल भी बंद होने लगे। अपने मित्र संजय शर्मा का 4 पीएम भी हर्ष जी ने बैन करवा दिया है, बीबीसी को भी बैन करवाने की प्रतियोगिता में लगे हुए हैं। ये साहब क्या करवाना चाहते हैं आप गला घोंट रहे हैं लोकतंत्र का। फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की किसी चीज में आप विश्वास नहीं रखते हैं। देखिए सर, ये तो आपका आरोप सरासर गलत है कि मैंने 4 पीएम को बैन करवाया है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आज हम ये जरूर डिस्कस कर सकते हैं कि किन किन को बैन होना चाहिए। और 4 पीएम मेरी रडार में कभी नहीं रहा है सर। 4 पीएम को मैं देखता नहीं हूं। मुझे इतना पता है कि ये लखनऊ से संचालित एक यूट्यूब चैनल है, संजय शर्मा नाम के पत्रकार इसको चलाते हैं, जो अखिलेश यादव के बड़े खास और खास करीबी हैं। अपने घर में कोई उनका निजी फंक्शन भी होता है तो चीफ गेस्ट उनके अखिलेश यादव होते हैं उसमें। और एक आध दफे कोई उन्होंने जो होते हैं ना शिखर सम्मेलन टाइप के कराते हैं, जैसे आजकल कॉन्क्लेव कराने का रिवाज है, तो इन्होंने कॉन्क्लेव कराया था तो उसमें सिर्फ अखिलेश यादव ही आए थे। तो ये मेरा मानना है कि ये उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से इन्फ्लुएंस एक वो है यूट्यूब चैनल था। मैंने इसका सच में कभी कोई वीडियो देखा नहीं है, बस आप लोगों से और ऐसे ही सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं हैं उसी के माध्यम से देखी। और जब हम अभी ये चर्चा करने जा रहे हैं उससे कुछ ही समय पहले ये सूचना आई है, इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दिया है कि सरकार ने जो है नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर हमें जो है बैन कर दिया है। इसके जो संपादक हैं संजय शर्मा, उनका बयान आया हुआ है कि हमारा नेशनल चैनल 4 पीएम सरकार ने बंद करवा दिया है। मुझे लगता है 4 पीएम के नाम से इनके और भी चैनल हैं, ये नेशनल चैनल की बात कर रहे हैं अपनी। हो सकता है कुछ रीजनल चैनल वगैरह भी हों। और मैं देश से उतना ही नहीं, उनसे ज्यादा प्यार करता हूं जितना ये सरकार दावा करती है। अगर किसी वीडियो पर सरकार को आपत्ति थी तो एक मेल भेजकर बता दिया जाता, मैं खुद जांचता और गलती होती तो उसे हटा देता। देखिए ये इस समय जो है एकदम से घुटनों पे आ गए हैं, जो इनका ये बयान मुझे लग रहा है संजय जी। और कायदे से मैं आज की तारीख में अगर मैं यूट्यूबर्स की बात करूं, खासतौर से इंडियन यूट्यूबर्स की मैं बात करूं, तो जिन यूट्यूबर्स को कायदे से बैन होना चाहिए उसमें शायद ये 10वें या 15वें नंबर पे आते हैं मेरे हिसाब से। नंबर 1 कौन है? बीबीसी? नहीं, नंबर 1 हम और आप तय करेंगे ना सर। नंबर 1 पर तो सर बीबीसी सबसे पहले बंद होना चाहिए। बीबीसी का ना, मैं यूट्यूब चैनल की बात नहीं कर रहा हूं सर, बीबीसी का दफ्तर ही जो 16 कस्तूरबा गांधी मार्ग पे स्थित है उस पर ताला लगना चाहिए सर। आप बताइए ना कि कौन सा ऐसा देश है कि उस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री बीबीसी दिखा रहा हो या किसी का कोई न्यूज नेटवर्क दिखा रहा हो। दंगे को लेके जो 2002 वाला वहां का गुजरात दंगा था, उसे लेकर ध्यान है आपको, डॉक्यूमेंट्री दिखाने वाले थे जिस समय सरकार एक्शन में आई थी। तो सर सारा तंत्र है ये, तो ये जो छोटे चीजें है ना, 4 पीएम 6 पीएम 8 पीएम, ये सर छोटे छोटे पौधे हैं, वट वृक्ष इनका बीबीसी है, जिसके नीचे ये फलते फूलते हैं, पल्लवित होते हैं। तो ऊपर से सर एक्शन होना चाहिए। और उसमें पता नहीं सरकार क्यों डर जाती है कि साहब इंग्लैंड नाराज हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हमारे से नाराज हो जाएगा क्योंकि वो सरकारी चैनल है वहां का। जबकि मेरे ख्याल में 100 के करीब देशों में बीबीसी के दफ्तर बंद हो चुके हैं। रसिया ने बंद कर दिया, जर्मनी ने बंद कर दिया, कई कंट्रीज के तो मैं जानता हूं जहां इनके दफ्तर बंद हैं। जर्मनी का जो काम होता है इनका, वो दूसरे कंट्रीज में बैठे हुए स्टाफ से काम कराया जाता है कि जर्मनी के लिए कंटेंट डालना है तो वहां से डाल दो भाई कंटेंट, वहां दफ्तर उनके सब बंद है, उनका वहां से ऑपरेशन ही खत्म है। तो सबसे पहले तो इस पे होना चाहिए सर, जेएनयू, बीबीसी, ये सब जो है ना एक वो है जिसे कहते हैं ना नर्सरी,
जहां से ये पेड़ पौधे निकलते हैं और वहां से एक विचारधारा निकलती है और वो विचारधारा फिर आगे फैलते चली जाती है। तो सबसे पहले तो बीबीसी वालों का धंधा बंद होना चाहिए, उसके बाद ये सारे द वायर, इनका धंधा बंद होना चाहिए। और भी हैं, द क्विंट हैं, कितने सारे हैं सर, किन किन का नाम लें, अभिसार शर्मा का है, न्यूज क्लिक वाले हैं, सत्यहिंदी.com है, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, आरफा खानम, राजदीप सरदेसाई, बड़ी लंबी लिस्ट है सर। राष्ट्रवादियों की लिस्ट इतनी सी है, लेकिन इन सब लोगों की, वामपंथियों की लिस्ट बहुत बड़ी है सर। किस किस का नाम लें यहाँ? एक न्यूज लॉन्ड्री भी तो है। हाँ, न्यूज लॉन्ड्री, वो तो बताया तो है सर, वो सब इन सब का होना चाहिए। लेकिन ये है कि मेरा मानना है कि जो 4 PM वाला जिस पे ये एक्शन हुआ है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि किसी खास वीडियो को लेकर ये एक्शन हुआ है, किस तरीके से हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से इसका कनेक्शन जो है योगी जी के फीडबैक से भी मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से कुछ इसे लेकर फीडबैक ऐसा आया, तो शायद इनको प्रतिबंधित किया गया है। वरना अगर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय करता तो और बहुत से लोगों का भी नाम आ सकता था उसमें, लेकिन इसका बंद किया गया है, तो इसका मतलब कुछ यूपी को रिलेटेड कनेक्शन है। हो सकता है वक्फ वगैरह को लेकर इन्होंने कुछ इस तरह की डिबेट्स वगैरह दिखाई हो, कुछ इस तरह की चर्चा हुई हो, उससे कुछ मुझे एंगल इनका जुड़ता हुआ नजर। वैसे अगर देखा जाए तो पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से कई सारे लोगों ने एजेंडा चला दिया, और एजेंडा जो है वो किसी ने पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं चलाया, वो एजेंडा जो है वो मोदी के विरोध में, भाजपा के विरोध में, हिंदुओं के विरोध में, वो सब चल रहा है। अभी तो देखिए नेहा सिंह राठौड़ पे और एक वो डॉक्टर मेडूसा करके है, उसके दोनों के विरुद्ध FIR हुई है, उसी को लेके पूरा का पूरा वामपंथी तबका जो है वो छटपटा रहा है बुरी तरह से। सर देखिए, ये वो किसान आंदोलन वाला भूल गए क्या आप? आपका पुलवामा टिकैत भूल भी तो गए बोल आप? रहा है मैं ये तो कह रहा हूं सर, पाकिस्तान। किसान आंदोलन, पुलवामा आप भूल गए सर। इनको पर्ची जो मिलती है ना, जिसे अमित शाह बार बार कहते हैं पार्लियामेंट में कि राहुल गांधी को पर्ची मिलती है, उसके बाद वो बोलना शुरू करते हैं, तो सर ये वही तो पर्ची है। अब ये पर्ची आ गई है। अब आपने कभी देखा हो, मैंने तो इस घटना के बाद नेहा सिंह राठौड़ के 1-2 छोटे मोटे वीडियो देखे, तो वो तो साफ दिखता है, सामने स्क्रीन में देख के पढ़ रही है। जैसे रवीश कुमार जो है टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ के बोलता है, उसके हाथ में रिमोट रहता है। हमारी तरह, आपकी तरह जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकता। 7-8 लोग उसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर उसे वो एडिट करता है, फिर टेलीप्रॉम्प्टर पे उसे चलाता है, उसे पढ़ता है रवीश कुमार, फिर उसकी एडिटिंग होती है। तो ऐसे ही वो नेहा सिंह राठौर है, उसकी शक्ल देख के और उसका जो पुराने जो गाने वाने वो गाती है, नचनिया टाइप का जो उसका आइटम होता है, उसको देखने के बाद नहीं लगता कि वो इस तरह की सीरियस कोई स्पीच भी दे सकती है। वो साफ पढ़ के बोलती है, सर उसे स्क्रिप्ट दी जाती है। तो सबके पास एक साथ ही जो है पर्ची आई है। नेहा सिंह राठौर के पास भी यही पर्ची आई है। और देखिए वहां उस समय तो सतपाल मलिक जैसे लोग कह रहे थे पुलवामा को लेके, लेकिन इस बार किसी पॉलिटिकल आदमी से ना कहलवाकर इस तरह के लोगों को अपना एक माध्यम बनाया गया है कि इनके माध्यम से नैरेटिव ज्यादा तेजी से स्प्रेड होगा, क्योंकि इनकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है। और राकेश टिकैत को तो चाहिए कुछ ना कुछ, वो तो घर बैठे हुए थे, यूपी के चुनाव आ रहे हैं 2 साल बाद, तो कैसे अपना माहौल बनाएंगे वो। और राकेश टिकैत और उनके बड़े भाई दोनों ने एक ही दिन ये बयान दिया। पहले बड़े भाई ने सहारनपुर में एक सभा थी, वहां पंचायत थी, वहां पे बोला कि भाई उनका पानी नहीं रोकना चाहिए था। लेकिन राकेश टिकैत ने ये क्लियर कर दिया कि बड़े भाई जो है वो कुछ चूक कर गए बोलने में। असली हम ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर किसी गांव में कोई मर्डर होता है तो सबसे पहले शक पुलिस का किस पे जाता है कि जिससे उस मर्डर को लाभ हो रहा है। तो वो लाभ किसको हो रहा है वो देख लीजिए। ये डिफाइन करने की हिम्मत राकेश टिकैत की हुई नहीं कि इस पहलगाम की घटना से लाभ किसको हो रहा है। ये हिम्मत नहीं वो जुटा पाया कहने की साफ साफ। उसे डर है कि भाई हो जाएगा मामला, यूपी में रहता है तो यूपी में गड़बड़ हो जाएगा, FIR वगैरह होगी तो पता लगा पुलिस भागे फिर रही है पीछे पीछे। तो इसी वजह से उसने थोड़ा इशारों में बात कहने की कोशिश की, जबकि वो लड़की नादान है, उससे कहलवा दिया गया कि साहब मोदी जी ने कराया ये सब कुछ। और ये जो नैरेटिव है ना सर, ये नैरेटिव, इस नैरेटिव को लेके आपको और भी वीडियोस और भी कंटेंट आने वाले समय में देखने को मिलने वाला है। सरकार को इसमें ऑलरेडी चल रहे हैं ना, जैसे वो सेक्युलर
सिस्टम जो है कि अरे साहब टेरर हैज नो रिलीजन टाइप का, वो शुभांकर मिश्रा ने क्या किया वो देखा था आपने क्या? हाँ, मैंने उसकी क्लिप देखी है 2 मिनट की, वो जिसमें से काट के चलाई है। उसने तो ये कहा है सर, ये कोई नई बात है क्या सर? आप भूल गए जब राम मंदिर का और अयोध्या बाबरी वाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उस समय लोग कहते थे कि क्या मुकदमा चलाने की जरूरत है, वहां पे एम्स जैसा हॉस्पिटल बना दो। ना हाँ उनका ना इनका। आपको याद है सर, कहते थे ना लोग कि वहां पे हॉस्पिटल बना दो। ये हाँ ये वही उसी 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 जनरेशन के लोग हैं सर, ये सब लोग। शुभांकर मिश्रा जो है वो क्या होता है कि मैं आपको लगातार कहता हूं कि आप अगर किसी को रेगुलर देखेंगे ना, रेगुलर फॉलो करेंगे, देन यू विल जज। आप उसको आसानी से जज कर लोगे कि ये किस धारा में बोल रहा है। मैं हमेशा रजत शर्मा के बारे में कहता था, तमाम मेरे चैनल पे लोग मुझे गालियां देने लगते थे कि यार आप रजत शर्मा को जो है छद्म वामपंथी कहते हो हमेशा, किस है कैसे है। तो मैंने अब की बार दिखा दिया, मैंने कहा देखो जामा मस्जिद की छत पे बैठ के रोजा अफ्तारी कौन कर रहा है और नॉन वेज कौन खा रहा है, देख लो आप खुद लोग। अब लोग यकीन कर रहे हैं कि हाँ बात सही कहते थे अर्ज जी आप, आज यकीन करने लगे लोग हमारी बात। अब देखो पहले नहीं करते थे। वायर वाले जो हैं उन्होंने नजम सेठी को बुलाया, तो राजदीप सरदेसाई ने अब्दुल बासित को बुला लिया। हाँ। लेकिन नजम सेठी वाला तो मामला उल्टा पड़ गया ना करण थापर वाले में, वो तो पाकिस्तान की पोल खोल गया उसमें सारी। बुलाया तो किसी और तरीके से था इन्होंने। वो तो सर उसका वीडियो क्लिप देखिए ना, उसमें तो चल रहा है, उसने तो पूरा जिम्मेदार ठहरा दिया है पाकिस्तान की सरकार को कि टेरर कराते हैं, जैसे वो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने बोला था, वो क्या नाम है उसका, उसका भी वीडियो बड़ा चला था वो। तो उसमें तो उल्टा हुआ है मामला। ये आए थे किसी और लाए ये किसी और मकसद से, लेकिन उसमें बात कुछ और कह गया वो। तो नजम सेठी तो वैसे भी क्रिकेट की ऐसी तैसी करवा दी है उसने पाकिस्तान की। उसके उसके जो है कार्यकाल में जो है नजम सेठी के जो हाल हुआ है पाकिस्तान का, और जितनी बुरी बुरी हार पाकिस्तान ने हारी है, तो वो तो अपने आप में ही लोग उसके वहां पे तो बड़ा माहौल बड़ा खराब है उधर। जी हाँ। और वैसे देखने में आ रहा है लोग बाग तो सब एक साथ इस समय जुड़े हुए हैं, और जो आस्तीन के सांप हैं अपने हमारे भीतर के, उनका इस समय बुरा समय चल रहा है। आप क्या सोचते हैं? नहीं देखिए सर, आस्तीन के जो सांप है ना, वो तो क्या है कि एक जैसे आपको घटना ये जो पहलगाम वाली हुई, उसके 1-2 दिन के बाद ही आपको मैं बताऊं कि सबसे पहला जो नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई ना कि साहब कश्मीरियत जो है ना, वो कश्मीरियत बहुत बढ़िया है, उसका कोई जवाब नहीं है। वहां पे 26 लोग मार दिए गए, 40 जवान सीआरपीएफ के उड़ा दिए गए वहां पे। तो सब उनका कहना ये है कि ये कश्मीरी नहीं करते, कश्मीरियत ये नहीं कहती, कश्मीरियत तो वेलकम करती है। मैं आपको बताऊं, ये एंकर हैं एबीपी की चित्रा त्रिपाठी, ये नेक्स्ट डे पहुंची वहां पे। आपने भी देखा होगा वो वीडियो, हाँ किस देखा तरह से वहां लाल चौक पे घेर लिया उसको। और ये जब पहलगाम में पहुंची तो वहां पे जिस होटल में चित्रा त्रिपाठी रुकी थी, एकमात्र गेस्ट यही थी होटल में, सारा होटल खाली था वो। और उसके बाद जो है फिर ये अतुल कुलकर्णी आ गया कि साहब 2-3 लोगों के साथ आया हूं मैं तो अपने दोस्तों के साथ, जो मराठी फिल्मों का अभिनेता है। और मुझे तो फर्स्ट टाइम पता लगा कि ये इतना बड़ा वामपंथी है। इसने तो रंग दे बसंती फिल्म में एकदम रेडिकल राइट विंग वाले का रोल प्ले किया था। मैं सोचता था कि यार ये इसी टाइप का राष्ट्रवादी टाइप का आदमी होगा, लेकिन ये तो पक्का वामपंथी है। और उसके पीछे पीछे जो है हमने वीडियो बनाया लगातार कि भाई अजीत अंजुम तो घर से निकल ही नहीं रहे, तो हमारा वीडियो देख के अजीत अंजुम जी भी भागे फ्लाइट पकड़ के तीसरे दिन, और कह रहे कि कश्मीर और कश्मीरियत देखने जा रहा हूं। तो सर ये कश्मीरियत क्या, ये कश्मीरियत ये देखने जा रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो कश्मीर के लोकल लोग हैं या जो कश्मीर का लोकल रेजिडेंट है वहां का, उसका कुछ नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है, ये पाकिस्तान से आए आतंकवादी और सारा काम कर गए। जबकि आईबी की जो फर्स्ट रिपोर्ट आई है इसमें, उसमें 15 लोगों के नाम हैं लोकल के, जो वहां रेडी पटरी पे दुकान लगा रहे थे, और उस दिन से सारे के सारे गायब हैं। 5 को तो उसमें से अरेस्ट भी कर लिया गया, सारे के सारे वहीं के उनके साथ मिले हुए थे। और एक वो लड़का है जिसने वो जान बचाई, वो पीठ पे लेके भागा है जो घायल को, उसे ये शुभांकर मिश्रा जिसका आप बात कर रहे हो, इसने पहलगाम पे और कोई वीडियो नहीं बनाया,
उसने ये बनाया कि वो जो 26 लोग मारे गए उनके साथ साथ इन 2 लोगों की कुर्बानी भी आप याद कर लीजिए। एक वो जो लड़का मारा गया मुस्लिम वो, और एक वो जो बचाने वाला, कि इनको भी जरा, ये भी रियल हीरो तो ये हैं पहलगाम के। तो सर वो कश्मीर और कश्मीरियत जो का मारा गया वो शिया होने की वजह से मारा गया। हाँ, वो पढ़ नहीं पाया सर, वो कलमा जो भी पढ़ाया जाए उससे वो पढ़ नहीं पाया। तो ये है सर, अब कश्मीर और कश्मीरियत को बचाने का नाटक चल रहा है ये। और सर मैं तो, आप देखिए ना, इस देश में हो तो कुछ भी रहा है। अब आप देखिए, कल उसने, उमर अब्दुल्ला ने वो सेशन बुलाया 1 दिन का, और सर आज इंडियन एक्सप्रेस ने 8 या 6 कॉलम की बड़ी लीड खबर लगाई है कि जम्मू कश्मीर असेंबली ने स्पेशल सेशन बुलाया 1 दिन का, और उमर अब्दुल्ला ने उसमें ये कहा कि सर 6 कॉलम की, 8 कॉलम तो टोटल होते हैं अखबार में, 6 कॉलम की टॉप पेज लीड स्टोरी लगाई है। ये इतनी बड़ी खबर क्या है भाई, उसने सेशन बुलाया तो। और ये राजदीप सरदेसाई और सारे के सारे लोग जो है इसका वीडियो शेयर कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला का, कि साहब इसने जो देखिए कितनी ऐतिहासिक स्पीच दी है, ये कहा है वो कहा है, और माफी मांगी है कि लोगों से, कश्मीर के लोगों से माफी मांगी है, टूरिस्टों से माफी मांगी है, जबकि उनके हाथ में कुछ है भी नहीं। तो मैंने तो उस पर ट्वीट भी लिखा था, कई लोगों ने ट्वीट किया था, कुछ राइट विंग वाले भी जो है बैग गए थे उमर अब्दुल्ला को देख के। मैंने ये कहा कि भाई ये अरविंद केजरीवाल है दूसरा उमर अब्दुल्ला। जैसे वो कहता था कि पुलिस तो मेरे हाथ में नहीं है जी, दिल्ली की कानून व्यवस्था खराब है जी, तो पंजाब की पुलिस तो मिले हुए 3 साल हो गए, वहां ड्रग्स क्यों नहीं रुकी? फिर केजरीवाल खुद ही जाके कह रहा है कि यहाँ पे ड्रग्स का धंधा रुक नहीं पा रहा। तो उमर अब्दुल्ला ने तो सर ये लोगों के सामने ये अपना पक्ष ये रख दिया कि भाई मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे हाथ में पुलिस नहीं है, कोई सेंट्रल फोर्स नहीं है, मेरे पास में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, और अब तो मैं जो वो फुल स्टेटहुड का जो मांगता था वो किस मुंह से मांगू, वो तो केवल अपना रोना रोने के लिए। आप बताइए सर, जब 90s में कश्मीरी हिंदू और वो सब भगाए जा रहे थे वहां से, तब कौन सा 1 दिन का सेशन बुलाया था इन्होंने? क्या फारूक अब्दुल्ला रोए थे उस समय ऐसे? माफी मांगी थी हिंदुओं से? फारूक अब्दुल्ला तो लंदन भाग गए थे उस समय। हाँ, तो ये तो सर, ये तो सब उन्हीं में से है ना। वो जैसे आसिम मुनीर और वो सारे वहां के लोग अपनी फैमिली को कनाडा और दुबई और लंदन में शिफ्ट कर रहे हैं, सारे के सारे लोग ये भी ऐसे ही हैं। इनके लिए भी कल तक जो है जम्मू कश्मीर की राजनीति जो है वो पॉलिटिकल टूरिज्म ही था। ये भी आते थे, और अपना लंदन में घर है अब्दुल्ला साहब का, तो वहीं पे रहते हैं ये लोग। ये तो गर्मियों वर्मियों की छुट्टियों में यहाँ आ जाते थे घूमने के लिए, चलो मौसम बढ़िया हो गया होगा यहाँ पे। तो सर ये सब घड़ियाली आंसू और ये सब चीजें हैं ना सर, इनमें नहीं आना चाहिए इमोशन। ये इस समय इस तरह के इमोशंस में बहने का समय नहीं है सर। हाँ हाँ, वो तो है ही, वो तो बिल्कुल आपकी बात सही है। और विशेषकर यदि अभी कोई एक्शन वैक्शन होगा तो उसमें तो और भी इस तरह के जो सपोले हैं उनको कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। बिल्कुल। और ये जो जिस तरह से ये यूट्यूब चैनल्स पे जो हुआ है ना निगरानी, मेरा तो मानना है सरकार को एक डिपार्टमेंट अपना बढ़िया तरीके से बना लेना चाहिए कि 100-150 लड़के लड़कियों को वहां बैठा दें, और दिन भर देखो यूट्यूब चैनल और ये सोशल मीडिया पर कौन क्या कर रहा है। इसमें आने वाले समय में ट्विटर हैंडल भी बैन किए जाने चाहिए सर। अभी देखिएगा पता नहीं क्या क्या वीडियो शेयर किए जाएंगे आने वाले समय में। फिर लोग, सरकार कहेगी कि साहब आप अफवाहें फैला रहे हैं, अफवाहों पर ध्यान ना दें। अरे भाई, जो अफवाह फैलाने वाले तत्व हैं उन्हें पहले ही चिन्हित कर लो ना, जो अफवाह फैलने ना पाए। करो आप कार्रवाई। बीबीसी को चिट्ठी लिखने से क्या होगा? उसे चेतावनी दीजिए कि ये पहला और आखिरी आपको वार्निंग दी जाती है, इसके बाद अगर आपने ऐसी कोई भी गलत खबर चलाई तो आपको यहां से खत्म कर दिया जाएगा, यहां से आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप सही बताइए ना सर, वो अश्वनी उपाध्याय जी हमारे दिन भर बेचारे यही कहते रहते हैं कि भाई जो घटिया कानून है उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। बात तो सही है, अगर आप कानून बना देंगे, अगर भारत का नक्शा आपने गलत दिखा दिया तो आपके खिलाफ इतने साल की सजा है, कोई भी नहीं दिखाएगा सर। लेकिन यहाँ होता नहीं ना। कई बार ये अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा दिखा देते हैं न्यूज क्लिक वाले, तो इनका कुछ नहीं बिगड़ता। ये लापरवाही चल रही है शुरू से, उनका कोई है नहीं इनके पास तोड़। हाँ जी। और भी जो है वो बेचारों लोगों के पास समस्या आई हुई है। बताइए, इतने सारे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी सबको पकड़ पकड़ के बाहर किया जा रहा है।
बताइए, ये भी कोई बात होती है? जहाँ प्रशांत प्रदूषण जैसे लोग हो, वो प्रदूषण जैसे लोग बचा नहीं पा रहे हैं उनको। अरे सर, वो तो जो है ना, वो एक नई टर्म आई है ना, जैसे वो चेतन भगत ने किताब लिखी थी ना, हाफ गर्लफ्रेंड, तो हाँ। एक आई है हाफ पाकिस्तानी। एक लड़की का मैंने बयान देख वो एक लड़की का बयान देख रहा था मैं, जो पाकिस्तान में जिसकी शादी हुई, अटारी बॉर्डर पे वो चिल्ला रही थी वहां पे, तो उस वो कह रही थी कि ये देखिए मेरे पास चिट्ठी है पाकिस्तान की, वहां मेरी जो सिटीजनशिप है वो होने वाली है, मैं हाफ पाकिस्तानी हूँ। तो हमने तो अपने उस वीडियो का कैप्शन लगाया हाफ पाकिस्तानी, बड़ा पसंद आया लोगों को। तो ये जो हाफ पाकिस्तानी है, इन्हें पूरा पाकिस्तानी बना देना चाहिए ना सर। अब आप ये बताया जाता है कि 5 लाख हैं ऐसी लड़कियां जिनकी पाकिस्तान में शादी हुई है और यहाँ की नागरिकता है, यहाँ का आधार कार्ड है, यहाँ वोट डालने भी आती हैं, सारे काम यहाँ करती हैं और बच्चे भी पैदा करती हैं, उनका इलाज भी यहाँ पे आयुष्मान भारत के तहत कराती हैं और फिर चली जाती हैं पाकिस्तान, लॉन्ग टर्म वीजा लेके या फिर टूरिस्ट वीजा लेके 5-7 महीने वहां रह लो, 5-7 महीने रह लो, 20-25 साल हो गए सर ऐसे ही चलते हुए। अब समझ लो कि 5 लाख वो हैं, 5 लाख के अगर एक एक बच्चा भी लगावे, हालांकि एक एक बच्चा मैं गलत कह रहा हूं, तो 5 लाख के 2-2 3-3 बच्चे भी लगावे तो 15-20 लाख बच्चे होंगे इनके। उनके भी कुछ लोगों की तो बच्चों की भी शादियां हो चुकी, उनके पोते देते हो चुके होंगे, उनके भी कुछ बच्चे होंगे। तो धीरे धीरे सर ये तो यहाँ की डेमोग्राफी जो है वो सारी पाकिस्तानियों की हो जाएगी। ये तो इस मौके पे ये चीजें खुल गई, वरना इस पे तो कोई चर्चा ही नहीं है, कहीं कोई बात ही नहीं करता है सर। ये नागरिकता दे रहे हैं अमित शाह तो सीएए में, लेकिन ऐसे लोगों की नागरिकता कब जाएगी सर, जो बच्चों की शादियां वहां पे कर देते हैं और उसके बावजूद भी उनकी यहाँ पर नागरिकता चलती रहती है। आप तो टेक्निकल जानकार हैं, इसमें कुछ प्रकाश डालो ना सर, आप ये कैसे चलेगा? थोड़ा सा रूल्स में परिवर्तन करना चाहिए कि भाई अगर आपका आपने शादी की है बाहर, तो आपकी जो सिटीजनशिप है फिर वहीं की होगी। हाँ, या तो आप उसकी सिटीजनशिप यहाँ की करवाएं, नहीं तो आपने अगर शादी कर ली, महिला ने शादी कर ली, तो फिर महिला की सिटीजनशिप वहीं की होगी। ये तमाशा नहीं चलेगा। और सर खासतौर एक से लिमिटेशन होनी चाहिए ना, पाकिस्तान कितनी के बार लिए आप वीजा स्पेशल दोगे रूल्स वहां हैं। का? देखिए, पाकिस्तान के लिए स्पेशल वीजा रूल्स हैं, स्पेशल पासपोर्ट रूल्स हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये रूल तो बिल्कुल पक्का होना चाहिए, सीए के अंदर ही आ जाना चाहिए था। हाँ, इसमें कोई शर्मा शर्मी की बात ही नहीं है। बल्कि सीए में तो मैं ये कहता हूँ कि जो इन्होंने डिफेंस किया कि साहब कि हम इनको कर रहे हैं, डंके की चोट पे कर रहे हैं भाई। वो लियाकत नेहरू पैक्ट था ही उसी लिए, उसमें यही चीज थी कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि कोई वहां से आएगा तो हम उसको नागरिकता देंगे। भाई इन्होंने बड़ा लचर ढंग से वो सेक्युलर बन के उसका डिफेंस किया और उस चक्कर में उसको 4 साल डिले किया। वो मजा नहीं आया बिल्कुल। यही तो है एक्चुअली क्या सर। है, वो जो पूरा जो वो आपका जो वो पीरियड है ना इनका, जो मोदी 2.0, वो मोदी 2.0 में कोविड भी आया और मोदी 2.0 में ये अपना जो है वो सेक्युलर चरित्र भी दिखाते रहे, सबका विश्वास भी जीतते रहे। वो काफी, मैं कहूंगा उसमें से वेस्ट हुए कम से कम 5 साल में से हाँ 3-4 साल। हाँ, सही कह रहे हो आप। वो जो है ना, वो एक तरह का बिल्कुल एकदम कूलिंग टाइप का पीरियड रहा वो बिल्कुल। उसमें एक 370 को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा कुछ हो नहीं पाया इसमें कोई बड़ा वो। वो जैसे ही शाहीन बाग शुरू हुआ, उसके बाद से लेके हाँ, लास्ट तक फिर इन्होंने कुछ किया ही नहीं। सब बैकफुट पे रहे। और सही इसी बात है। वजह से इनकी सीटें कम आई। अगर ये फ्रंट फुट पे खेलते, थोड़ा एग्रेसिव रहते, तो उसका नतीजा कुछ और ही अलग तरह का आता। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर ये समझ में नहीं आता कि वो नागरिकता यहाँ की रखते हैं तो वो पाकिस्तान जाती होंगी, कितनी बार वो अपना वीजा बढ़वाती होंगी, कैसे होता होगा? हर साल आती जाती लॉन्ग होंगी टर्म फिर। वीजा करवा लेते हैं ये लोग, लॉन्ग टर्म वीजा का प्रोविजन है ना। और नहीं ये तो लॉन्ग टर्म की भी तो हैदराबाद लिमिट में होगी है ये ना। सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ी सर बीमारी लॉन्ग ये टर्म वीजा का भी हैदराबाद तो में कुछ है। लिमिटेशन होगी ना, कि इतने टाइम का। लॉन्ग टर्म क्या कर आजीवन थोड़ी होता है। 15-15 20-20 साल हो गए उनकी शादियां हो गए, कब तक लॉन्ग टर्म वीजा चलता रहेगा? मैं तो इस बात से बड़ा इस बात को बड़ा मैं गौर से देख रहा हूं कि लड़कियां तो ब्याह दी यहाँ के मुसलमानों ने पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बहू कितनी लाए हैं ये भी तो पता लगना चाहिए। नहीं, दोनों तरह की हैं भाई। वीजा तो
वही है ना जो वहां से ब्याह के आई हुई है, उन्हीं का तो वीजा। अच्छा, ये बीमारी शिया में ज्यादा है, हैदराबाद के शिया, कराची के शिया, इनमें बहुत ज्यादा वो आपस में संबंध है। अच्छा। बड़ी विचित्र बात है। अच्छा था, एक समाचार और आया है, क्या सर? और वो समाचार ये है कि साहब के कपिल सिब्बल साहब प्रयास कर रहे हैं कि वो वक्त की हियरिंग ना हो 5 तारीख को। कह रहे हैं कि साहब माहौल बड़ा खराब हो गया है और इस ऐसे एंटी पाकिस्तान माहौल में वक्त को बचा पाना मुश्किल। तो सर ये तो उनकी निजी समस्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को क्या दिक्कत है? ये तो सर अपनी निजी समस्या बता रहे हैं वो कि भाई मैं ऐसे माहौल में इसकी पैरवी शायद ना कर पाऊं। मेरा तो मानना है कि सर इसकी तो होनी चाहिए हियरिंग, और मेरा ये भी मानना है कि इसके यूट्यूब वो जो उस पर लाइव स्ट्रीमिंग होती है वो भी होनी चाहिए। हम भी सुनना चाहते हैं, देखते हैं कपिल सिब्बल और ये लोग क्या उसमें तर्क पुतर्क देते हैं। सर होनी चाहिए उसकी लाइव स्ट्रीमिंग, नहीं हो रही उसकी लाइव स्ट्रीमिंग। कांग्रेस पार्टी तो एज अ पार्टी आप देखिए वो कैसे डबल खेल रही है कांग्रेस पार्टी, कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और उनके सर्वे सर्वा वो दोनों जाते हैं ऑल पार्टी मीटिंग में और वहां से निकल के कहते हैं कि सरकार जो कुछ भी करेगी हम उसके साथ हैं। हाँ। और उसके तुरंत बाद उनके मुख्यमंत्री, उनके एमपी, उनके एमएलए, वो सारे के सारे पाकिस्तान के फेवर में दुंदुभी बजाना शुरू कर देते हैं। एक भाई साहब तो ये तक कहते हैं, बीके हरिप्रसाद, जो कि उनके जनरल सेक्रेटरी रहे हुए हैं, शायद अभी भी है, पता नहीं क्या, वो संगठन के बहुत पुराने व्यक्ति हैं। बड़े वो कह रहे हैं कि साहब कि पाकिस्तान जो है वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो बीजेपी का दुश्मन हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है सर। ये वक्तव्य दिया उन्होंने। दरअसल क्या है कि कांग्रेस में यही तो दिक्कत है सर। इन लोगों में जो है ना, वो कहते हैं ना कि शत्रु बोध नहीं है इन्हें ये पता नहीं है कि कौन कौन किसके बारे में बोलना है, किसके बारे में नहीं। अब खड़गे जी ने जो कल एक किसी जनसभा में ये तक कह दिया कि हम तो सर्वदलीय बैठक में भाग ले रहे थे और मोदी जी जो है वहां चुनावी रैली कर रहे थे बिहार में, जबकि सब जानते हैं कि वो मोदी जी का कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ होना था, कई योजनाओं का होना था, और वो सऊदी अरब की यात्रा से लौटते ही नेक्स्ट डे प्लान था। वो तो मोदी जी यात्रा अपनी एक दिन बीच में छोड़ के एक दिन पहले आ गए इस घटना की वजह से। लेकिन इन लोगों को तो नैरेटिव फैलाना है, नैरेटिव फैलाने के मास्टर हैं ये लोग, और इन्हें नैरेटिव फैलाने के लिए 4 PM 8 PM 9 PM सब बैठे हुए हैं। वैसे सर ये 4 PM नाम से तो एक ब्रांड वो दारू का भी है शायद, या वो 8 PM अच्छा। है? अरे सर बड़ी फेमस विस्की है वो तो, कौन सी शायद 8 PM के नाम से ही आती है। 8 PM है या 4 PM, उसका भी नाम है कुछ ऐसा ही। और एक इन्होंने मीम चलाया है आज प्रधानमंत्री अच्छा। का, जिसमें प्रधानमंत्री का सर ही उड़ा दिया है उन्होंने। अच्छा, बताइए साहब। तो एक से एक ड्रामा हो रहा है सर। पता नहीं क्या चाहते हैं ये पूरी तरह से, लेकिन पाकिस्तान में जाकर मिल जाए वहां पे, तो वहां तो इनको कोई घास डालेगा नहीं, सबको कहेंगे, इनको कहा जाएगा पहले कलमा पढ़ो फिर बात करो। हाँ, सब ये सर यही मिट्टी के शेर हैं, ऐसे ही अपना कहानियां ये सब घड़ते रहेंगे यहीं बैठे हुए। बाकी इनकी कोई सुनता उनता तो है नहीं आज की तारीख में। और इसमें लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ कि अच्छा ये कांग्रेस वालों ने चलाया है ये, जिम्मेदारी के साथ गायब। अच्छा, कांग्रेस वाले तो सर मीम इनको बाहर से कहीं से मिल जाते हैं, चला देते हैं। इन्होंने तो प्रीति जिंटा को लपेट लिया था वहां केरला कांग्रेस ने, और पता नहीं किसने, बाद में बड़ा हंगामा हुआ था उस पर। प्रीति जिंटा को पता नहीं क्या क्या लिख दिया था इन लोगों ने। तो ये तो किसी को छोड़ नहीं रहे हैं आज की तारीख में, और सोशल मीडिया पे इनकी एक्टिविटीज लगातार बड़ी आक्रामक हैं इस तरह की। और वो जो घटना हुई है उसे लेकर इन्होंने एक वो घिबली इफेक्ट वाला मीम भी चलाया था, वो भी मोदी जी को इसके बारे में इसी तरह का था। तो ये सोशल मीडिया की वार है तरस, तो सब सोशल मीडिया वालों को अपने हिसाब से देखनी होगी। लेकिन यूट्यूब चैनल्स और इन मीडिया, खासतौर से मेरा मानना है प्रिंट मीडिया पर भी नजर रखी जानी चाहिए ऐसे मौके पर, कौन किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है। मैं इस बात से बिल्कुल भी मतलब सहमत नहीं हूं कि जम्मू कश्मीर में एक दिन का असेंबली का सेशन बुलाया जाए और उसे आप लीड खबर बना दें। आपको याद होगा
कि जिस दिन घटना हुई और मोदी जी बिहार में बोले, उससे अगले दिन द हिंदू अखबार ने लीड खबर तो ये बनाई कि पाकिस्तान ने हमारे लिए एयर स्पेस बंद किया, फलाना किया, और मोदी जी की खबर उसमें छोटी सी इंसर्ट करके लगाई गई जो उन्होंने पाकिस्तान को चैलेंज किया। ये सब चीजें भी देखने वाली हैं, इन चीजों को भी सर देखा जाना चाहिए। ये भी एक नैरेटिव बिल्डअप करने का ही एक तरीका है अपना, और ये संपादकीय तरीके से उसको नैरेटिव को चलाने की कोशिश की जाती है। ये वही अखबार हैं जो सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक राफेल का मामला लेके पहुंचे थे, उसके बावजूद भी सरकार इन पे सब नजर नहीं रखती है सर। हाँ, अभी तो बहुत परेशानी हो रही होगी। अभी तो 26 रफाल मरीन जो है वो भी नेगोशिएट हो गए, वो भी ऑर्डर कल हो गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आगे अभी जो 114 का जो उनका MRFA का ऑर्डर है वो भी रफाल को ही जाएगा, वो दिख रहा है सामने। तो अब बोलते ही नहीं अभी आजकल, तो वो बिल्कुल ही चुपचाप बैठे रहते इन हैं। चीजों, इन खबरों को कोई नहीं दिखाता सर। इन खबरों को तो मैंने देखा आज अखबार में 2 कॉलम की लगाया गया है। जम्मू कश्मीर ने, मैं तो इस बात से बड़ा परेशान हूं, जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन बुलाया गया, वो 6 कॉलम की इतनी बड़ी खबर क्यों लगाई गई है? ये तो मुद्दा है बहुत बड़ा। भारत ने राफेल की डील की है या साहब पाकिस्तान को लेकर जो इंडियन सब चल एक्सप्रेस रहा में है। तो पुराने मार्क्सिस्ट का राज है साहब, राजकमल झा का, तो वो तो लगाएगा ना। हाँ, तो इन चीजों को नोटिस कौन बाकी करेगा में तो सर? नहीं लगी किसी में। टाइम्स ऑफ इंडिया तो मैं देखता हूँ डेली यहाँ पे, नहीं, टाइम्स ऑफ उसका इंडिया में नहीं ई लगी है। पेपर, उसमें नहीं है ऐसा। हम्म, ये विशेष कार्य इनके द्वारा ही किया गया है। जी। तो एक और मैंने सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की थी, तो सुप्रीम कोर्ट के रवैये में कुछ बदलाव आया दिखता है आजकल। नहीं, कहाँ, क्या बदलाव आया सर? किस किस तरीके का बदलाव? मुझे तो नहीं लगा कुछ भी ऐसा, आप तो बताइए। देखिए, एक आपके मद्रास हाई कोर्ट ने और एक सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के 2 मंत्रियों की बलि ले ली, उनको रिजाइन अच्छा, करना पड़ा। वो बालाजी वाली बात बता रहे हो आप? सेंथिल बालाजी और एक दूसरा था ना। हाँ सर, इतनी सी बातों से क्या बदलाव होगा सर? इससे कौन सा नैरेटिव बन रहा है? नहीं उसे तो नहीं, लोग, बालाजी के साथ क्या हुआ था उसे तो लोग भूल भी गए हैं। वो वही है ना बालाजी, वो जो रोया था जाते हुए हॉस्पिटल, उसमें जेल में, वही है वो बालाजी जो रोने लगा था जब उसे ईडी अरेस्ट करने के लिए गई थी। हाँ हाँ ट्रांसपोर्ट हाँ हाँ मिनिस्टर था ये, वही है ये हाँ। बालाजी। उसने तो, उन्होंने नहीं, उसके तो, अलावा भी तो अभी जो एक ये जो महिला थी वो गई हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने उसका कहा कि नहीं नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी के मैटर में हम नहीं बोलते। सर ऐसे ही भी कुछ सुप्रीम कोर्ट कुछ ने कल कुछ मुद्दों पे तो बचना ही पड़ेगा सर। वही तो, नेशनल सिक्योरिटी के चक्कर में ही तो वो वक्त वाला टालने की कोशिश कर रहे हैं वो, कि साहब ये देखो सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं, लेकिन ये प्रेशर समझ में में आ नहीं गया है आया सर, नेशनल सिक्योरिटी के। कपिल सिब्बल क्यों टलवाना चाहता है? क्या होगा इससे? क्या क्या कहना चाह रहा है? मैं समझ नहीं पाया, इससे क्या हासिल होगा? ऐसा कौन सा है? कहीं भी नॉर्मल है देश में? कहीं ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो? और मेरे ख्याल में हिंदुस्तान से ज्यादा सहिष्णु देश तो कहीं भी नहीं हो सकता कि जहां पे माइनॉरिटी के लोग जो है वो मेजोरिटी वालों को खुलेआम मार दें, और कहीं दंगा फसाद कुछ नहीं, बिल्कुल शांति है, कोई रिएक्शन नहीं। इससे बढ़िया डेमोक्रेसी और कंट्री का नॉर्मलसी कहाँ होगी? इससे ज्यादा टॉलरेंट लोग कहाँ पे होंगे सर? लेकिन आप देखिए कांग्रेस क्या कह रही है, वो कह रही है कि साहब कि ये सब जो ये कर रहे हैं इससे ये बिहार इलेक्शन जीत जाएंगे, ये तो ठीक नहीं है, इस तरह से नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को तंग नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान हमारा भाई है, पाकिस्तान के साथ भाईचारा मेंटेन रहना चाहिए, नहीं तो बिहार इलेक्शन चला जाएगा। नहीं सर, मैं तो ये तो खैर बकवास है, इस पे तो कोई अक्लमंद आदमी बिलीव नहीं करेगा। बिहार चुनाव तो वैसे भी बीजेपी का गठबंधन एनडीए जीतने ही जा रहा है। अगर लोग कहते कि ये बंगाल को जीतना चाहते हैं तो मैं समझ सकता था। बिहार में तो सर अभी तक एज एनडीए को ही है, वहां तो एज पे एनडीए ही है, वहां पे उसके लिए इतना सब प्रपंच कौन करता सर? ये सब बकवास है। इन सब लोगों के बारे में क्या बात कही जाए? ये अपनी राजनीतिक सोच और उससे जो अपने क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति पूजा, उस सब से, इन सब चीजों से ये ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं सब, उससे ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। ये तो इसी तरह की न्यूज और र्यूमर स्प्रेड करते रहेंगे ये सब लोग तो।
हाँ जी, वो तो है, लेकिन जो जिस तरह से बांग्लादेशियों को अरेस्ट किया गया है और पाकिस्तानियों को डिटेन करके रवाना किया गया है, रातों रात आप ये देखिए कि कोई 2500 बांग्लादेशी पकड़ लिए गए अहमदाबाद में। हाँ, वहाँ तो और सूरत वगैरह में बहुत निकले हैं। हमारे योगी जी ने हाथों हाथ 1500 को रवाना कर दिया। चलो भाई। हाँ, योगी जी ने तो पहले दिन कर दिया, उसमें रामपुर और बनारस और ये इधर के 3-4 जिले हैं, वहां से निकले सबसे ज्यादा। तो बरेली 35-40 एक जगह से निकले, 30-35 एक जगह से मिले हैं। वैसे इस बहाने एक तो है सर, इस घटना के बहाने बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि एकदम वर्टिकल वो हुआ है स्प्लिट, साफ पता लग रहा है कौन क्या है, कौन कहाँ है, और सारी की सारी जो चीजें स्पष्ट होती चली जा रही हैं। ये मुद्दे वरना इन पे हम कभी डिस्कस करते थे क्या, कि बांग्लादेशी यहाँ पे इतना रह रहे हैं, पाकिस्तानी इतना रह रहे हैं, पाकिस्तान की लड़कियां यहाँ पे इतनी रह रही हैं? इस पे कभी कोई चर्चा थी सर? इस पे तो कोई चर्चा ही नहीं थी, फुर्सत ही नहीं थी किसी को चर्चा करने की। चलिए इस बहाने साहब ये सफाई भी हो रही है, बढ़िया है, सफाई हो जाए। आप ये देखिए कि साहब की वर्टिकल स्प्लिट जो है वो कांग्रेस पार्टी में भी हो गई। मनीष तिवारी और शशि थरूर एक तरफ हो गए और सर पूरी वो कर्नाटका की यूनिट एक तरफ हो गई। वो कांग्रेस में वैसे भी एक इंटेलेक्चुअल बॉडी अलग से है। शशि थरूर, मनीष तिवारी उसी का ही पार्ट है। ये लोग समय समय पर इस तरह की बातें इन सबकी चलती रहती हैं। ये क्या कहना चाहिए कि कई कुछ लोगों में आदत होती है ना कि भाई सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। तो शशि थरूर तो समय समय पर इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो शशि थरूर की बात यह है ना कि शशि थरूर का कांग्रेस में वजूद क्या है। अभी देखिए पिछले दिनों चर्चा उड़ी थी कि शशि थरूर पार्टी छोड़ सकते हैं, या कुछ हुआ तो है नहीं कुछ उसे लेके। शशि थरूर जैसे लोग और जैसे और कहीं एडजस्ट ही नहीं हो सकते, तो इन्हें अपना सर्वाइवल के लिए ये अपना चलते रहेंगे इसी में ही, कांग्रेस में ही एडजस्ट रहेंगे जिस धीरे धीरे। ना कांग्रेस की इतनी हिम्मत है कि इनको निकाल दे, और ना इनकी इतनी हिम्मत है, ना इनका अपना मास अपील है कि ये निकल के बाहर चले जाएं। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं ये। कि ऐसे बड़े नेता तो है नहीं कि ये पार्टी बना लेंगे या अलग चले जाएंगे, कांग्रेस से बाहर होते ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी चुप है। ममता बनर्जी भी चुप है सर। अरविंद केजरीवाल का कुछ पता नहीं है कहाँ है। एक ट्वीट करके उस दिन, उसके बाद से गायब। अरविंद केजरीवाल कहाँ है, पता नहीं कहाँ, वैंकूवर या कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं वो, टोरंटो का कहाँ चले गए हैं, पता ही नहीं अरविंद केजरीवाल कहाँ है, गायब है सर। इस मामले पे कुछ बयान ही नहीं आ रहा। ममता बनर्जी ने तो फिर भी ये कह दिया कि जो मरे हैं वहां पे 26 लोग, सबको मैं 10-10 लाख रुपए दूंगी। ममता बनर्जी ने तो फिर भी जो है थोड़ी सी अप्रोच आगे बढ़ के दिखाई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल वगैरह ये तो सीन से ही गायब हो गए, इन्हें पूछ ही नहीं रहा है कोई कहाँ गए ये सब। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि आप ये देखिए असदुद्दीन ओवैसी और उमर अब्दुल्ला, वो जो उन्होंने जो बयान हीरो दिए बन हैं, गए, हीरो वो बने हैं दोनों। नहीं, वो जो बयान है वो ऐसे बयान दिए जो कि वाकई रीजनेबल है। हाँ, असदुद्दीन और ओवैसी तो सर बड़ा आक्रामक बोल रहा है, हराम खोर और पता नहीं क्या क्या गालियां दे रहा है ना, कुत्ते और पता नहीं क्या क्या कह रहा है पाकिस्तान उन्होंने उसका को। एजेंडा खराब कर दिया ना बेचारे का, क्या करें। उसे असदुद्दीन ओवैसी को ऐसा लग रहा है कि यार लो, मेरे किए धरे पे सब पानी फेर दिया एक ही बार में। बड़ी मुश्किल से माहौल बना रहा था मैं, और सब पे पानी फेर दिया है इन नामाकुलों ने। और उसको यही लग रहा है हमारे वक्त का क्या होगा, हाय मेरा वक्त, हाय मेरा वक्त। अब क्या होगा सर वक्त में, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? नहीं, सरकार ने तो बड़ा एग्रेसिव स्टैंड लिया है और उन्होंने तो 1300 पेज का एफिडेविट दिया है, सारे आंकड़े दिए हैं, सारा जो डिलीवरेशन हुआ था आपका उनके जो कमेटी में, वो सब उन्होंने जो भी रेलेवेंट है वो सब अटैच किया है और साफ साफ बोला है कि ये जो है आपका जो बोर्ड है वो बोर्ड एक सेक्युलर संस्था है, इसकी एक्टिविटीज सेक्युलर है, इट इज रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। ये किसी भी तरह के रिलीजियस मैटर का ना तो ओवरसी करती है और ना उसमें कोई दखल देती है, ना इसका किसी तरह के रिचुअल या किसी तरह के और जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसके ऊपर कोई कंट्रोल है। इसलिए
ये पूरी तरह से सेक्युलर बॉडी है, जस्ट लाइक चैरिटी कमिश्नर, ये उन्होंने ये लिया है उसके ऊपर। और वक्फ बाय यूजर का तो साफ साफ मैंने ही काफी इनको सप्लाई किया है ना, हमने फतावा आलमगीरी का ट्रांसलेशन कर रखा है, उसकी जो किताबुल वक्फ है उसका पूरा ट्रांसलेशन करके और इन लोगों को भिजवाया था, कभी इसमें से पढ़ लो यार, इस्लामिक लॉ ये है, ये खुद ही कहता है कि बगैर वक्फनामे के कोई वक्फ नहीं हो सकता, तो ये क्या फिर बकवास करते घूमते। तो बहुत एग्रेसिव और बहुत ही शार्प उन्होंने नहीं रिप्लाई तो दिया है। सुप्रीम कोर्ट मामले को लंबा चलाएगी या फिर जैसे चंद्रचूड़ ने किया था 370 वाले को फटाफट 10-15 दिन में निपटा के लग किया, कैसे नहीं, वो चलेगा? तो हो ही नहीं सकता ना, वो इसलिए नहीं हो सकता कि 5, 6, 7, 8, 9 ये जो वीक है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना का आखिरी वीक है, हाँ, लास्ट वीक है इनका, क्योंकि 12 तारीख को कोई छुट्टी है, 10 और 11 को सैटरडे संडे, और 13 तारीख को उनका लास्ट डे है। हाँ, नहीं करना होता तो अब तक कर लेते, ले लेते डिसीजन इस तरह का ये। तो हो सकता है कि संजीव खन्ना जो है निकल जाए, उनके बाद ही हो सब इस पे कुछ। उनके बाद ही होगा। अब ये है खाली सरकार देख रही है और ये लोग भी अब देख रहे हैं कि साहब की संजीव खन्ना से बचाओ। हाँ, किसी तरह इसके पीरियड में जो है इसे मामले को खींचे रखो, किसी तरह से इनसे निकाल लो, बाहर निकाल लो। हाँ हाँ, सही बात है। ये कंसिडरेशन इनका चल रहा है। लेकिन सर वो नोटों वाले मामले का नहीं कुछ पता लगा क्या हुआ, जो वो नोट में हाँ, लगभग तो जले ये थे। आ गया, बड़ा मामला आ गया, ये पहलगाम वाला तो नोटों वाला भूल गए। हाँ, उसे भूल गए सब। देखिए और कितने, अभी तो कैसा साहब एक घटना ऐसी। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने रिएक्ट किया है और जो 2-2 बार उन्होंने स्पीच दी है बहुत स्ट्रांग, उसको देखकर लग रहा है कि भाई मामला तो कुछ होगा इस बार, जरा वो पिछली बार से भी काफी कुछ ज्यादा होगा, और हो ही गया। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी, बहुत बड़ा बात, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरा इसमें इसमें मेरे ख्याल में सर उधर थोड़ी सी सिक्योरिटी भी बढ़ाई जानी चाहिए, जिधर ये सब है हमारे डैम वगैरह बने हुए हैं, कृष्ण गंगा, वो सब उस तरफ सिक्योरिटी बढ़ाई जानी चाहिए, एयरफोर्स का मूवमेंट भी उधर होना चाहिए, या नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो तो है, वो तो सिक्योरिटी तो उन पे रहती ही है, और ये सिक्योरिटी ये ऐसा नहीं है कि कोई ये हवाई बॉम्ब डाल के उसको कोई डैमेज कर सके। वो इतना तगड़ा कंस्ट्रक्शन होता है कि ये जब तक न्यूक्लियर मिसाइल बॉम्ब नहीं मिसाइल से डालो तो तब तक टूटता कुछ नहीं नहीं हो होगा, सकता उसका। मिसाइल मिसाइल से तो टूटता नहीं होगा, टूट जाता ना है कुछ मिसाइल? नहीं होता उसका, मिसाइल विसाइल से अच्छा। कुछ नहीं होता उसका। उसको तोड़ना है तो उसको नीचे से लेके ऊपर तक उसमें आपको आरडीएक्स लगाना पड़ेगा। वो बिल्कुल चैनल में उसको। बिल्कुल पूरा ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक, तो वो हाँ, तो वो जहां समझ पे वो रही है। लगेगा जाके उस हिस्से को रिपेयर कर दो, वो रिपेयर हो जाता होगा अपने हिस्से को। अरे वो ऐसा देखिए, आपने पता नहीं डैम्स का कंस्ट्रक्शन देखा है कि नहीं देखा है, वो जो डैम की 2 दीवारें होती हैं, आगे की होती है और पीछे की होती है, बीच हाँ, में वो तो हॉलो बड़ा, होता है। अरे सर देखा है हमने वहाँ बैराज पे, उधर देखा हुआ है, इधर बिजनौर साइड में गंगा बहुत बड़ा बैराज है वहाँ, मैंने उसके ऊपर से तो बैराज की बसें बात, ये बसें बैराज नहीं, जाती मैं हैं। तो डैम्स की बात कर रहा हाँ हूँ। सर, बसें डैम्स जाती हैं में उनके ऊपर से, तो बड़ा चौड़ा हिस्सा होता है उसका, गाड़ियां चलती हैं ऊपर। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो भाई 15-15 फीट की कंक्रीट की वॉल्स होती हैं, और एक नहीं 2 होती है, बीच में उनके पूरा गैप होता है, और उस गैप में से बाकायदा मूवमेंट होता है, अंदर से सारा उनकी जो हाँ, लगा होता है टनल टनल मशीनरी होती वगैरह, है। उसकी सबकी टनल होती है, तो उनकी अंदर की टनल है, सब है, वो तो कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते उसका। उसमें तो आप नीचे से ऊपर तक डायनामाइट लगाइए दोनों तरफ दीवालों में, उसको और लगने गए कंटिन्यूअस 5-6 दिन लगाइए। लगेंगे उसको हाँ लगाने में, उसके हाँ बाद उसमें एक्सप्लोजन कीजिए, तब टूट सकता है। हाँ, सही बात है। तो ये बहुत ही रोबस्ट कंस्ट्रक्शन होता है इन चीजों का। तो आपको क्या लगता है क्या करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी? सर जो हम सब सोच रहे हैं वो नहीं करेंगे। बस मैं तो यही कह सकता हूं सर। मैं तो अपने वीडियो में कई बार कहता भी हूं कि भाई देखो, मैं तो इतना बड़ा डिफेंस का या जियो पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री ने ये दिन आएगा इसकी तैयारी जो है बरसों पहले शुरू कर दी थी।
बाकायदा वो जो टनल्स वगैरह बनाई गई कि पानी को अगर हमें कभी रोकना पड़े तो उसका डाइवर्जन किधर करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि पिछले 10 साल में सरकार ने इसकी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। वो एक बार उन्होंने कहा भी था कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता। याद है आपको मोदी जी ने ये कहा? शुरू में कहा था। शुरू में कहा था। तो सर वो मुझे लगता है कि बैक ऑफ द माइंड मोदी जो है लंबे टर्म की योजना बना के चलते हैं। और ये इन्होंने ये जैसे अभी ये खड़गे कह रहे थे कल कि भाई आप पानी रोक लोगे, उसे लेके कहाँ जाओगे, इसकी क्या प्लान है। मैंने सोचा कि यार खड़गे जी जो है अपने आप को होशियार समझ रहे हैं, बाकी सब और बेवकूफी हैं। जो रोकने की बात कर रहे हैं उन्होंने पहले से ही व्यवस्था कर रखी, और इन्होंने तो उल्टा कर दिया, रोकने के बजाय छोड़ दिया और ज्यादा कि बाढ़ वाड़ आ जाए, जो टैंको वैंक का या आर्मी का मूवमेंट हो वही खत्म हो जाए, दलदल हो जाए सब जगह। मुजफ्फराबाद वगैरह तो डूब ही जाएंगे उसमें मुझे लग रहा है। तो इन्होंने तो ऐसे पानी छोड़ दिया वहां से। तो प्लान सर उनका कुछ अलग ही होगा। और मुझे लग रहा है कि बड़ा जो एक कालजयी टाइप की घटना है कुछ ऐसी होगी जैसे बांग्लादेश बना था 71 में, कुछ इस तरह का सर होगा। आप बताइए क्या लगता है आपको? होगा निश्चित रूप से। अभी तो देखिए एक घटना तो क्या बल्कि 2 घटनाएं ऐसी हो गई हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें सबसे पहले तो जो पानी वाला है, पानी रोकने वाला, वो हो गया, जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मैं तो उसके 5 साल से उसको चला रहा था, उस नैरेटिव को लगातार कि इसको सस्पेंड करो, इसको बल्कि स्क्रैप करो, खत्म करो। किस तरीके से की जा सकती है उसके ऊपर मेरे कई वीडियो हैं इसके ऊपर। और दूसरा काम जो ये पता चला कि पीछे से अफगानिस्तान में जाके वहां बैठक कर ली जाके, तो उससे ये दिख रहा है कि इस बार पाकिस्तान बचेगा नहीं। 3-4 खंड हो गए उसके पक्के। अफगानिस्तान वाले तालिबान तो वो तो तैयार बैठे हुए हैं कि बस आप इशारा करो और इनका सैंडविच बना देते हैं दोनों मिलके। बिल्कुल। हमारे एक आर्मी के अफसर है, मैं सर उनसे पूछ रहा था, वो मेजर साहब हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि सर एक बात बताओ कि अगर इसमें कुछ एक्शन वगैरह होता है तो आर्मी कैसे सोचती है, कितना टाइम लगेगा इसमें कंप्लीट करने में। तो उनका तो ये कहना था कि हर चीज 10 से 15 दिन की कहानी है मुश्किल से, बस खत्म, इतने में हो जाएगा सब कुछ अगर प्लानिंग लोग तो से कह रहे किया हैं कि जाए। पाकिस्तान के पास तो हफ्ते भर लड़ने का भी सामान नहीं है। हाँ वो तो ऑब्वियस सी बात है सर। और देखिए यूक्रेन भी जो है 3 साल से लड़ाई इसलिए लड़ रहा है, सारा ये सारा यूरोप खड़ा हुआ है, अमेरिका खड़ा हुआ था उसके साथ, वरना ये वो भी कब का बंद हो चुका होता। रूस के सामने कहाँ टिकता भला यूक्रेन। तो ऐसी कोई सपोर्ट और दिखती नहीं है, मोदी जी ने अल्टीमेटली माहौल हारना ही बढ़िया पड़ा बना ना दिया है। उसको। हाँ अल्टीमेटली जी, तो हाँ हारना ही पड़ा। जी। तो आइए चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।